नमस्कार दोस्तों, एस स्क्वायर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 23 सितंबर 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? वेयर वॉज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो साइंस सिटी जो है ये पटना में उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित अतिरिक्त तथ्य, एक्स्ट्रा फैक्ट, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। कुल कितने लागत से यह बना है? तो 889 करोड़ की लागत से यह बना है। तो पटना में किस स्थान पे है यह? तो राजेंद्र नगर में है और कुल 21 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य आकर्षण की बात की जाए, मेन अट्रैक्शन क्या है? तो सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण, जलवायु परिवर्तन और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे थीम है। और जो सुविधाएं की बात किया जाए, मॉडर्न फैसिलिटी की बात की जाए, तो 3D थिएटर, इनोवेशन हब और तारामंडल यहाँ पर है। और उद्देश्य अर्थात एम की बात की जाए तो युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रुचि बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह बिहार का प्रमुख शैक्षणिक और पर्यटन स्थल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ NCSM के साथ यह विकसित किया गया है। बात आती है NCSM की, तो NCSM का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इसे हिंदी में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कहा जाता है, संग्रहालय परिषद कहा जाता है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और इसका पर्पस है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न साइंस सिटी और विज्ञान संग्रहालयों का संचालन और समन्वय करना। किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। तो ये सही आंसर है। अब बात आती है फिलिस्तीन की, तो मैप में देख लेते हैं फिलिस्तीन को। ये है इजराइल, और इजराइल में ये वाला जो बाउंड्री है, छोटा सा पार्ट, ये फिलिस्तीन का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये फिलिस्तीन का पार्ट है, और यहीं पे जेरूशलम अवस्थित है। और ये इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास जो पड़ोसी देश है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाउंड्री से सटे जो देश है, इजराइल और फिलिस्तीन के बाउंड्री से सटे जो देश है या फिर जो भी वाटर बॉडीज है, इसको देख लेते हैं। इस साइड है मेडिटेरियन सी, अर्थात इसे हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं। तो भूमध्य सागर की सीमा किससे किससे सटा है? तो लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और मिस्र अर्थात इजिप्ट से। इसके अलावा आप देख सकते हैं इजराइल से सीरिया, लेबनान, सीरिया, उसके बाद जॉर्डन और इजिप्ट, ये सभी जो इन सभी देशों की सीमाएं लगी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में मई 2024 में फिलिस्तीन की सदस्यता के प्रस्ताव का भारी समर्थन मिला था, और साथ ही स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। गाजा में संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है, और पुर्तगाल के विदेश मंत्री, जिनका नाम है पाओलो रंगे, ने औपचारिक रूप से मान्यता की पुष्टि की है। एक प्रश्न बन जाता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ 50वीं वर्षगांठ मनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखेंगे। 3 सितंबर 2025 में मर्सिडीज बेंज ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट को याद रखेंगे, मर्सिडीज बेंज ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है। और इसमें बताया गया है कि भारत का सबसे धनी राज्य कौन है? ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो टॉप 10 राज्यों में प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ पे करोड़पति परिवारों की संख्या दिखाया गया है। इधर राज्य है और इस साइड करोड़पति परिवारों की संख्या है। तो फर्स्ट पोजीशन पे, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, जहां करोड़पति परिवारों की संख्या 1,78,600 है। वहीं दूसरे पोजीशन पे दिल्ली है, जहां करोड़पति परिवारों की संख्या 79,800 है।
तमिलनाडु में 72,600, कर्नाटक में 68,800। इसी तरह से आगे भी है, इसे ध्यान रखेंगे। पहले पोजीशन, दूसरे और तीसरे को याद रखेंगे, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। ये है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट। अब बात आती है रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मुंबई जो है वित्त और निवेश का केंद्र है। किसका? वित्त और निवेश का, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का। और यही वजह है कि यह राज्य सबसे धनी बना हुआ है। और साथ ही मुंबई में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों की उच्च सघनता है और साथ ही उद्योग और सेवा में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब बात आती है रिपोर्ट की, तो एक दो रिपोर्ट और देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। आरबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 650 बिलियन डॉलर है और भारत की जो जनसंख्या है यूएनपीए के हिसाब से, प्रोस्पेक्टिव यूनाइटेड नेशन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से 1.45 बिलियन तक पहुंची है। और साथ ही WEF रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता सूचकांक में सुधार हो रहा है। और विश्व बैंक ने 2025 से 26 तक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% अनुमानित किया है। तो ये सभी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम है अमोघ फ्यूरी, इन विच स्टेट वाज द इंडियन आर्मीज इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज अमोघ फ्यूरी रिसेंटली कंडक्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में किया गया यह अभ्यास। और ये किसका अभ्यास है? भारतीय सेना का है। और एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, अर्थात सभी सेनाओं के द्वारा मिलकर किया गया है। और खासकर इंडियन आर्मी इसमें भाग लिया है। और इसका देखते एक्स्ट्रा फैक्ट, तो इस अभ्यास, यह जो अभ्यास है थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया। और थार रेगिस्तान कहाँ है? तो राजस्थान में। सभी सेना अंगों का संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ है और आधुनिक हथियार प्रणाली और तकनीकियों का इसमें प्रदर्शन हुआ है। वार्षिक अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध क्षमता पर ध्यान दिया जा सके। बात आती है युद्ध अभ्यास की, तो परीक्षाओं में युद्ध अभ्यास से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, इसे ध्यान रख करके, एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ लाया गया है। ये पहला है युद्ध अभ्यास। ये किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच। गांडीव ये त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, अर्थात भारतीय सेनाओं के द्वारा। शत्रुजित सबसे बड़ा एकीकृत अभ्यास है भारतीय सेनाओं के द्वारा। और सिंधु दर्शन भी भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया बहुत बड़ा अभ्यास है। भारत ने अपनी पहली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, कैसा है? द्विपक्ष, अर्थात दो देश ही इसमें शामिल हैं। और अभ्यास समुद्र में किया गया, अर्थात समुद्री अभ्यास नौसेना के द्वारा किया जाएगा। और उस अभ्यास का नाम है सलामिस। तो ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है सलामिस किन दो देशों से संबंधित युद्ध अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ग्रीस। यहाँ देखेंगे भारत ग्रीस नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया, ये समुद्र में किया गया युद्ध अभ्यास है, इसे ध्यान रखेंगे। और किस देश के बीच? ग्रीस के बीच। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यह जो सलामिस अभ्यास हुआ है यह कब हुआ है? तो सितंबर 2025 में आयोजित किया गया। और उद्देश्य क्या था? तो द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रणनीति को बढ़ावा देना। और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अन्य द्विपक्षीय अभ्यास कौन कौन सा है? तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता वरुणा अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। और मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात क्वाड देशों के बीच। क्वाड में कुल कितने देश है? 4 देश है। कौन कौन? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्हीं क्वाड देशों के, क्वाड देश जो एक संगठन है, इसमें इसके लिए मालाबार अभ्यास होता है। बात आती है सिम्बेक्स की, तो सिम्बेक्स में सिंगापुर, इसके नाम में ही स्पष्ट है, SI से सिंगापुर। और श्रीलंका SLI से श्रीलंका, अर्थात सिलिनेक्स अभ्यास जो है श्रीलंका के साथ। और ठीक उसी तरह से इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच। भारत और FAO के तहत ब्लू पोर्ट परियोजना जो है किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विकसित की जा रही है? इन विच इंडियन स्टेट यूटीज इज द इंडियन FAO ब्लू पोर्ट प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, दमन दीव, गुजरात 1, दमन दीव 2 और पुडुचेरी 3। इन तीनों यूटी और स्टेट दोनों मिला करके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके ब्लू पोर्ट परियोजना
विकसित किया जा रहा है। अब बात आती है ब्लू पोर्ट परियोजना है क्या, तो सब देखते हैं। इसका उद्देश्य भी है और इसमें लागत भी है। तो सबसे पहले लागत, इसमें कुल कितना लागत लगा है, 369 करोड़ रुपया का लागत लगा है। और उद्देश्य है मछली पकड़ने के बंदरगाहों को आधुनिक और टिकाऊ बनाना। इसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G अर्थात 5th जनरेशन के जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा रहा है इस ब्लू पोर्ट को विकसित करने के लिए। साथ ही मछुआरों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का भी इसमें ध्यान दिया गया है। इसमें एक टर्म आया था FAO। FAO क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है खाद्य और कृषि संगठन, इसका हिंदी में बोलते इसे। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। यही इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। और इसी से रिलेटेड आप दूसरा फैक्ट भी याद रख सकते हैं। और दूसरा फैक्ट है कि इस 16 जिस दिन FAO की स्थापना होती है उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अर्थात विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है यह जो संगठन है तो इसका हेडक्वार्टर होगा अर्थात मुख्यालय होगा। मुख्यालय कहाँ है, तो रोम। रोम कहाँ है, किस देश में है, तो इटली में, इटली के रोम में, ये याद रखेंगे। और साथ ही FAO का उद्देश्य क्या है, तो भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 10वां आयुर्वेद दिवस, ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आयुर्वेद दिवस, ये आपके आगामी एग्जाम में देखने को यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। तो व्हेन वाज द 10th आयुर्वेदा डे 2025 सेलिब्रेटेड, तो इसका सही आंसर है आज के ही दिन अर्थात 23 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और ये 10वां आयुर्वेदा दिवस है और इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट। ये थीम भी याद रखेंगे, थीम से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये कब होता है ये दिवस, आयुर्वेद दिवस, तो 23 सितंबर को। और ये 10वां था। बात आती है आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का जो यदि अर्थ खोजे, इसमें 2 वर्ड से मिलके बना है, आयुर प्लस वेद। आयुर जो है ये लाइफ को बताता है, जीवन को बताता है, और वेद किसी न किसी तरह से विज्ञान को संदर्भित करता है। अर्थात आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। यह 5000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। इसमें 5 एलिमेंट्स यूज होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। यह त्रिदोष सिद्धांत पे काम करता है, वात, पित्त और कफ। और आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी की जयंती पर मनाया जाता है और संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शैली पर यह केंद्रित है। विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। सबसे पहले बात आती है स्केटिंग कौन सा खेल होता है, तो देख रहे हैं स्केटिंग खेल को, जो स्केटिंग होता है ये पैर में पहन करके जूते की तरह स्केटिंग बोर्ड पहन करके ये फिसला जाता है सड़क पे, तो ये स्केटिंग खेल है। तो इसमें किसने, तो ये देख रहे हैं आनंद कुमार वेल कुमार, ये है आनंद कुमार वेल कुमार ने जब जीता तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें बधाई दी। तो आनंद कुमार वेल कुमार जो है ये विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 के खेल में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यह चैंपियनशिप जो है चीन में आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुल 12 नए विश्व रिकॉर्ड बने हैं और भारतीय दल ने कुल 3 पदक जीते। लॉन्ग ट्रैक और शॉर्ट ट्रैक स्पर्धाएं इसमें शामिल थी और ओलंपिक के लिए यहाँ से क्वालिफिकेशन का अवसर मिला। अर्थात इसमें स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारत ने इस खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया है। भारत के लिए ऐतिहासिक सफलता थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 का आयोजन किस शहर में होगा, इन विच सिटी विल द इंडियन इंटरनेशनल राइस कन्वेंशन BIRC 2025 बी हेल्ड। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे BIRC का, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। तो ये जो किस शहर में हो रहा है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और फ्रॉम प्लस टू सुपरमेसी इंडियाज राइज इन ग्लोबल राइस ट्रेड, तो ये इसका थीम था इस सम्मेलन का। अब बात आती है चावल की, और तो चावल संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में देखने को मिलता है,
एक है IRRI से, एक है NRRI से। अर्थात इसका फुल फॉर्म यदि करें तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NRRI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और इसे बोलते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो पूछा क्या जाता है परीक्षाओं में, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस, मनीला के फिलीपींस में है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भारत के कटक में है। और कटक कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में अवस्थित है। बात आती है चावल की, तो चावल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, अन्य फैक्ट को देखेंगे। तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। यदि देश की बात की जाए तो चीन में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। बात आती है, यह जो सम्मेलन है यह वैश्विक सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम मंजूरी किस कंपनी को मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोनपे। फोनपे को RBI के द्वारा एग्रीगेटर के रूप में इसे टैग मिला है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात आती है फोनपे की, तो फोनपे जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 2015 में होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 2015 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी सहायक कंपनी कौन सा है? तो फ्लिपकार्ट इसकी सहायक कंपनी है। अब बात आती है कि ये जो RBI ने हाल ही में फोनपे को एक एग्रीगेटर का मान्यता दिया है। एग्रीगेटर होता क्या है? तो यह व्यापारियों और ग्राहक के बीच जो डिजिटल भुगतान होता है उसके लिए एक मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता का काम कौन करेगा? तो फोनपे मध्यस्थता का काम करेगा, ध्यान रखेंगे। फोनपे मध्यस्थता का काम करेगा। और साथ ही RBI के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम मंजूरी मिल गई है। अब फोनपे की बात आती है तो फोनपे कौन सी सुविधा देती है, सेवाएं कौन सी देती है? UPI की, वॉलेट, QR, बिल पेमेंट, इन सभी की सुविधाएं देती है। और टोटल यूजर्स की बात करें तो 400 से अधिक मिलियन रजिस्टर्ड इस पे रजिस्टर्ड है, उपयोगकर्ता अर्थात यूजर रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखा। दोस्तों, आज से आप लोगों को पर डे एक हिस्ट्री का और एक साइंस का PDF, साइंस का जो क्लास है, लेक्चर है, YouTube पे मिल जाएगा। और दोनों का PDF आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दिया जाएगा। और टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो ये इसका जो मोड होगा, इसमें सबसे पहले 15 या 20 मिनट का लेक्चर लिया जाएगा, और फिर अगले 10 मिनट या 15 मिनट में आपको MCQs कराया जाएगा। अर्थात दोनों साथ साथ चलेगा। जो समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा उस पर डिस्कशन होगा, और जस्ट जो डिस्कशन हो चुका है उसका MCQ के रूप में उन सभी प्रश्नों का आप MCQ लगा सकते हैं। तो बने रहिए IAS अस्कर यूट्यूब चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।